नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। जी हाँ, हमने इसके जस्ट पहले वाला जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो एक्सरसाइज 6.1 का है और जिसके अंदर हमने 6 चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक कंप्लीट किए हैं। आप मान के चलिए कि जिस टाइप से हमारी जो मेथड होती है वो मेथड आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है। दूसरा, आज के जिस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो है हमारी एक्सरसाइज 6.2। बट 6.2 करने से पहले आपको सबसे पहले वो 6.1 वाली एक्सरसाइज जरूर देखना पड़ेगी, क्योंकि जब आप वो एक्सरसाइज देख लेंगे तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और फिर हमेशा की तरह मेरा एक ही अच्छे से स्लोगन है कि भैया जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर उसके क्वेश्चन क्लियर। तो सबसे पहले भैया मस्ट कंपलसरी है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपकी जो 6.2 है ये वो भी बहुत ईजी होने वाली है। इसलिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि बड़े मजेदार तरीके से हमारे जो 5 क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन नंबर है वो फर्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इजी है। मजेदार बात यह है कि इसमें कहा गया है कि ए बी पैरेलल है भैया सी डी के, और सी डी जो पैरेलल है वो है भैया ई एफ के। तो हमारा क्वेश्चन समझ में हमको आ गया कि भैया ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, मतलब तीनों ही लाइन पैरेलल है। दूसरा हमें दे रखा है y रेशो z, कितना दे रखा है भैया 3:7, और हमसे पूछा है x, मतलब y और z का रेशो दे रखा है और हमसे पूछा क्या है, उसने x पूछा है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं जैसा उसने हमसे कहा है। हमसे उसने कहा है कि भैया ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, और थर्ड लाइन तीनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो हम देख लेते हैं, ये हो गया अपने पास ए बी और ये हो गया अपने पास सी डी, और यहां जो है अपने पास वो है ई एफ, जैसा कि उसने हमसे कहा है। उसने कहा कि ए बी पैरेलल है सी डी के, तो भैया इधर लिख भी दो गिवन करके, क्योंकि अपना तो सिंपल सा फंडा है कि जो सबसे पहले दे रखा है जियोमेट्री में गिवन करके सबसे पहले उसको लिखना है। तो इसका मतलब यहां पर क्या दे रखा है भैया, गिवन दैट ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और जो सी डी है वो पैरेलल है किसके भैया, ई एफ के। कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है भैया, ठीक है। हमसे उसने कहा है x, ये क्या दे रखा है y, और ये दे रखा है z। हमसे पूछा क्या है उसने, हमसे पूछा है x, क्या पूछा है मुन्ना, x। तो क्या करेंगे जरा ध्यान से सुनना। उसने y रेशो z भी दे रखा है, y रेशो जो z दे रखा है वो दे रखा है उसने 3:7। कितना दे रखा है मुन्ना, 3:7। हमें क्या फाइंड करना है, वी फाइंड, हमें फाइंड करना है x। जो दे रखा था वो लिख दिया, जो फाइंड करना था वो लिख दिया। अब आगे की पिक्चर कैसे होगी उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या करना है जरा ध्यान से सुनना। नाउ इसके लिए क्या करेंगे, पहला कॉन्सेप्ट तो हम अगर एक चीज यूज कर ले, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करें, जैसे कि हमको ध्यान है कि जब दो लाइन पैरेलल होती है, थर्ड लाइन उसको इंटरसेक्ट करती है। ध्यान से सुनना, जब दो लाइन पैरेलल होती है, थर्ड लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन जिसको हम कर सकते हैं, वहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, और ये जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मतलब ये 3 और 4 भी कैसे होने वाले हैं, इक्वल। जरा ध्यान से देखो, आपके पास यहां भाई है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए आप ही बताएंगे मुझे। अगर हम करस्पॉन्डिंग एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, अगर यहां y है तो यहां भी कितना होगा मुन्ना, y ही होगा। क्या होगा, y। पर सबसे पहले जो उसने रेशो दे रखा है उसको हमारी बहुत अच्छी आदत है कि जब भी रेशो दे रखा है उसको हमको कुछ ना कुछ भी सपोज करना होगा, क्योंकि रेशो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। तो हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि जो y दे रखा है वो क्या दे रखा है अपने पास 3a सपोज कर लो। a मतलब कोई सा भी कांस्टेंट नंबर आने वाला है, और जो z है उसको सपोज कर लो कि भैया ये 7 है। जो रेशो दे रखा है उसको अपन क्या कर लेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू से सपोज कर लेते हैं। तो y और z तो अपने पास आ गया। बट अगर हम देखो, हमने देखा था कि भैया अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब ये y है तो ये भी कितना होगा, y होगा। सिंपल सा रूल है। अगर ये y है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो उसने कहा नहीं है, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि ये और ये एंगल कैसे होने वाले हैं, इक्वल। अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करें कि भैया ई एफ अपनी क्या है, लाइन। क्या है, लाइन। अच्छा, इसके पहले एक और चीज यूज कर सकते हो, वी नो करके लिख दो आप। क्या लिख दो भैया, वी नो कि एंगल, अगर हम यहाँ पर इसको सपोज कर ले कि ये P है, ये Q है, और ये क्या है अपने पास R, तो हमारे पास PQC जो एंगल होगा, PQC जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, QRE के। किसके इक्वल होगा, QRE के। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा रूल उसको समझाना तो पड़ेगा। अगर ये y है तो ये भी कितना होगा हमारे पास, y। यहां लिख भी सकते हैं कि ये कौन सा एंगल है अपने पास, करस्पॉन्डिंग एंगल है भैया। कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब क्या करेंगे सर,
सिंपल था कि भैया EF हमारे पास लाइन है, सिंस EF हमारे पास क्या है, EF इज अ लाइन, और सभी को पता है कि लाइन पर बने दोनों एंगल्स, जिसको हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कॉल करते हैं। तो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हमारा जो y है और जो z है वो कितना होने वाला है, 180, जिसको हम क्या कह सकते हैं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। क्या कर सकते हैं इसको हम, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। और लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से भैया y प्लस z कितना हो गया अपने पास, 180। हमें ध्यान है अच्छे से कि भैया y की जो वैल्यू है सर वो कितनी हमारे पास 3 है, और जो z की वैल्यू है वो कितनी है सर हमारे पास 7 है, इक्वल टू कितना हो गया 180। सर इसका क्या करेंगे, जरा ध्यान सुनना, 3 और 7 कितना हो गया अपने पास 10 है, इक्वल टू कितना हो गया 180। अगर मैं यहां से a को सेपरेट करूंगा तो a की जो वैल्यू है ना मुन्ना कितने आ गए 18। कैसे, 10 डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, उस साइड गया डिवाइड में, 180 को 10 से डिवाइड करा, कितना है अपने पास 18। तो हमारे पास a तो आ गया, जिस कांस्टेंट वैल्यू की हम तलाश कर रहे थे वो हमारे पास आ गया, कितना आ गया 18। इसका मतलब हमारे पास y और z भी आ गया, क्योंकि हम a की वैल्यू उसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं नाउ जो y होगा वो 3a बोले तो कितना है अपने पास 18, 18 3 कितना होता है मुन्ना 54, कितना होता है 54। अगर हम z की बात करें तो z है अपने पास 7a, a की वैल्यू कितनी है अपने पास, a की जो वैल्यू है वो है अपने पास 18, और अगर 18 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 126, कितना होगा 126। तो y और z तो अपने पास आ गया 54 और 126, बट क्या हमें y और z फाइंड करना था, क्या हमें तो फाइंड करना था भैया x। सर x कहां जाएंगे लेने के लिए, तो उसको भी कहीं नहीं जाना है, यही आ जाएगा आपके पास ही। कैसे, जरा ध्यान सुनना, AB पैरेलल था CD के, तो हम लिख सकते हैं AB CD के पैरेलल था, CD EF के पैरेलल था, मतलब AB भी EF के पैरेलल होगा। कैसे, AB CD के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है, इसका मतलब AB और CD, AB और EF भी कैसे हो गए, पैरेलल। तो हम कह सकते हैं कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, EF के। अच्छा ध्यान सुनो, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है और थर्ड लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। मतलब हमारा जो एंगल x है वो एंगल z के इक्वल होगा। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा बोलता है भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन कॉल करता है भैया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसका मतलब एंगल x वही है जो एंगल z है। तो एंगल z कितना है, अभी अभी अपने निकाला, एंगल z कितना अपने पास 126, कितना है 126, मतलब हमारा एंगल x आ गया है 126। क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि भैया सबसे पहले हमने करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बताया, तो इसका मतलब ये y तो ये भी y हो गया, y प्लस z दोनों को सम करा 180 हो गया। हमने यहां से a कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, जैसे वैल्यू है हमारे पास yz आ गया और yz आ गया, इसका मतलब जो z है वही हमारा क्या है x। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ले देखे 5 क्वेश्चन है अपने इस पूरी एक्सरसाइज में। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो आप, इतना मतलब डरावना क्वेश्चन है कि बच्चे इसकी शक्ल देख करके थोड़ा सा घबरा जाते हैं। क्या, तीन चीजें फाइंड करना है, AGE, GEF और FGE, और मजेदार बात है कि सारे एंगल उन्होंने अल्फाबेट में लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भैया AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, EF क्या है भैया, परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर। ये CD पर क्या है, परपेंडिकुलर बोले तो 90 होगा दोनों ही साइड, ध्यान सुनना। फिर उसने GED दे रखा है, GED जो दे रखा है 126 दे रखा है। हमें फाइंड करना है AGE, ये रहा, GEF ये रहा, और एक वो रहा FGE, एक एंगल ये रहा। 3 एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, उसने कहा कि 2 लाइन पैरेलल है, बना दीजिए 2 लाइन पैरेलल, ये रही, ठीक है। फिर उसने कहा कि भैया 2 लाइन पैरेलल AB और CD के पैरेलल है, तो मतलब ये तो हो गया अपने पास क्या हो गया AB, और ये अपने पास क्या हो गया CD। उसने कहा कि भैया एक जो है पैरेलल है कौन सी, EF या FE, परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया अपने पास EF, परपेंडिकुलर हो गया किस पर, CD पर, ठीक। मतलब इधर भी 90 है और इधर भी क्या होगा 90। दूसरा उसने कहा कि एक अनदर रे आप सपोज कर लो कि ये G हो गया, क्या हो गया यहाँ पर अपने पास G। जरा ध्यान सुनना उसने क्या दे रखा है और हमसे क्या पूछा है, और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि उसने हमें ये चीजें सब दे रखी है। हमसे पूछा क्या उसने, एक तो पूछा AGE, सिंपल था AGE निकालना है। दूसरा हमसे पूछा उसने GEF, मतलब ये निकालना है।
और तीसरा उसने पूछा FGE, मतलब ये एंगल निकालना है। घबराना मत, आपके डायग्राम में तीनों एंगल दे रखे हैं, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है और एक ये फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है मुन्ना? ये और ये। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम गिवन करके लिख देते हैं, जैसा कि हमारी परंपरा है कि भैया AB पैरेलल है, AB पैरेलल है किसके? CD के, ठीक है। EF परपेंडिकुलर है किस पर? किस पर? किस पर? किस पर? CD पर। इसका मतलब FED, ध्यान सुनना, इसका यूज करने वाले हम। FED कितने डिग्री का दे रखा है उन्होंने? 90 का होगा, मतलब है, ठीक है। ये कितने डिग्री का अपने पास? 90 का। ये हो गया अपने पास 90 डिग्री का। हमें जो फाइंड करना है उसको लिख देते हैं, वी फाइंड दैट। तीन चीजें फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड करना है AGE, दूसरा फाइंड करना है आपको GEF एंड तीसरा फाइंड करना है आपको FGE। क्या फाइंड करना है? FGE है। क्वेश्चन सिंपल सा, एक चीज जैसे ही आए आपकी सारी चीजें आ जाएगी। तीनों ही बहुत सिंपल तरीके से आना वाली है, लेकिन ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा था एक और चीज दे रखी थी, उन्होंने GED भी दे रखा था। क्या दे रखा था? GED। तो ये भी हम गिवन करके लिख देते हैं, एंड करके इधर ही लिख देते हैं कि एंगल GED जो दे रखा है वो कितना दे रखा है उन्होंने? 126। इधर जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी तो अपन इसको यही लिख देते हैं, एंगल GED जो दे रखा है वो उन्होंने दे रखा था 126। कितना देखा था? 126। क्लियर है? मतलब ये पूरा 126 है। कौन सा? ये पूरा कितना है? 126। आधा आंसर तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा। सबसे पहले हमें ध्यान है, दो लाइन पैरेलल है, सबको पता है। अगर दो लाइन पैरेलल है, AB पैरेलल है किसके? CD के, और अगर GE उसको ट्रांसवर्स कर रही है, GE उसको क्या कर रही है? ट्रांसवर्स लाइन। अगर हम सपोज कर लें कि भैया GE कौन सी लाइन अपने पास? ट्रांसवर्स लाइन है, तो क्या होगा जरा ध्यान सुनना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, मतलब AGE एंगल AGE इक्वल होगा GED के। किसके इक्वल होगा? GED के। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर? हमें फाइंड करना था AGE, ये रहा हमारे पास AGE। GED कितना है? GED कितना है? GED कितना है? GED कितना है? 126। मतलब आप मानते हो कि नहीं कि भैया जो आपके पास एंगल, जो एंगल था आपके पास GED, वो कितना आ गया है आपके पास? 126। क्लियर? तो 126 तो हमारे पास आ गया। कौन सा? AGE। ये भी कितना हो गया? 126। पहला काम खत्म, पहला काम खत्म। दूसरा क्या है? दूसरा में फाइंड करना है GEF। अब ये अगर फाइंड करना है तो सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है मुन्ना। अगर ये पूरा 126 है, कितना है? 126। इस पूरे 126 में से अगर मैं इस 90 को क्या कर दूं? हटा दूं। क्या कर दूं? हटा दूं। मतलब इस पूरे 126 में से इस 90 को हटा रहा हूं। जैसे ये 90 गया तो बताओ 126 में से 90 गया, कितना बचेगा? 36। आपका आंसर आ गया कितना? ये एंगल 36। बट उसको यहां पे लिखना पड़ेगा। कैसे? कि अगर आपको GEF फाइंड करना है, अगर आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है? अगर आपको एंगल GEF फाइंड करना है तो उसके लिए आपको GED में से FED माइनस करना होगा। किसको माइनस करना होगा? FED को। किसको माइनस करना होगा? FED को। और हमें ध्यान है कि भैया FED कितना था? 90। तो GED कितना है अपने पास? 126। FED कितना है? 90। पुट कर दीजिए फटाफट। GEF, ये रहा आपका आंसर। GEF कितना हो जाएगा? 126 माइनस 90 कितना होता है? 36। तो ये हो गया आपके पास 36। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आ गया। तो ये कौन सा था? आपका फर्स्ट, जो आपको फाइंड करना था। तीसरा बचा है। कौन सा बचा है? ये वाला। जरा ध्यान देना कि अगर ये लाइन है और लाइन पर बने दोनों एंगल का सम अगर आप मानते हो कि 180 होता है, मानते क्या होता है? ये लीनियर पेयर से, तो हम कह सकते हैं कि अगर AF इज अ लाइन, सिंस AF इज अ लाइन, AF अगर लाइन है तो लाइन पर बने दोनों एंगल, मतलब AGE एंगल AGE प्लस FGE एंगल FGE, दोनों का सम कितना होने वाला है? 180। अगर AGE 126 है तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है GEF। तो GEF कितना होगा? GEF कितना होगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। 126 प्लस का उधर गया तो माइनस का, मतलब एंगल जो GEF है उसको अगर हम 180 माइनस 126 करेंगे, हमें अच्छे से ध्यान है कि जो हमारा आंसर है वो कितना आने वाला है? 54। मतलब आपके सेकेंड क्वेश्चन का जो लास्ट वाला उसने पूछा था
कि बताओ एफ जी कितना होगा, तो ये आप बता सकते हो कितना होगा 54। इसको डायग्राम में समझ लेते हो और ज्यादा आसान हो जाता। दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, मतलब ये 126 है तो ये भी कितना होगा 126। दूसरा अगर ये 126 हो गया तो 90 हटा दो तो कितना बचेगा 36। 36 ये आ गया है तो फिर से इसको लाइन सपोज कर लो, अगर आप इसको लाइन सपोज कर ले तो 126 हटा दो 180 में तो कितना बचेगा 54। सिंपल सा, सिर्फ डायग्राम समझना है। ये तो सब लैंग्वेज, तो हमको नंबर अगर लाना है तो मुन्ना हमें लैंग्वेज जरूरी है। फिर हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल है, मैंने इसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हो। लिखा है कि भैया PQ पैरेलल है ST के, PQ पैरेलल है ST के, ध्यान सुनना। PQR कितना दे रखा है 110, RST कितना दे रखा है 130। फाइंड करना है QRS, ये फाइंड करना है आपको QRS। इसमें हिंट दे रखी है, या तो इस हिंट का यूज करो या फिर आप थोड़ा सा अपना दिमाग भी अगर लगा लोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उन्होंने क्या क्या कहा है, उसने कहा PQ पैरेलल है किसके ST के, और आपको फाइंड करना है QRS। क्या फाइंड करना है QRS, जरा ध्यान से सुनना होना। ये है आपके पास PQ, ये है आपके पास क्या है PQ, तो ये है आपके पास PQ और ये है R, ये है S और ये है आपका T। PQR जो है वो है 110 और RST जो दे रखा है वो दे रखा है उन्होंने 130। कितना दे रखा है 130। पूछा आपसे QRS है, बड़े सोच समझ के उसने समझदारी से क्वेश्चन दिया है, तो आपको भी उसी समझदारी से क्वेश्चन करना है। अगर आपको इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सोल्व करना है तो देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक तो ये है कि हम क्या करेंगे, इस ST के इस PQ के पैरेलल एक लाइन सपोज करेंगे। सपोज करो कि हमने यहाँ पर जो सपोज कर लिया वो क्या है RM। मतलब इस डायग्राम में एक सिंपल सा एक रूल ध्यान रखना है, ये दो एंगल दे रखे हैं, ये हमसे पूछा है, तो ये आसानी से ऐसे तो नहीं आने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इसको आसानी से लाने के लिए इन दोनों के पैरेलल एक लाइन सपोज कर लेंगे। तो RM अपने पास क्या, अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो हमें अच्छे से ध्यान है कि भैया वन साइडेड बने एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो बताओ इसका और इसका अगर सम करेंगे तो कितना होगा 180 होगा, और 180 में से अगर 130 माइनस कर दिया जाएगा तो ये कितना बचेगा 50। आंसर आपका आ गया है, लेकिन हमें ये फाइंड नहीं करना है, हमें फाइंड तो ये करना है। फिर ध्यान देखो, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, PQ पैरेलल है RM के। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे इक्वल, मतलब ये 110 है तो ये पूरा भी कितना होगा 110। इस पूरे 110 में से 50 को हटा दो, कितना बचेगा 60। हो गया, क्वेश्चन खत्म, आपका आंसर आ गया 60। बट इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना जरा ध्यान से सुन लेना। हमें उसने जो दे रखा है गिवन दैट PQ पैरेलल है किसके ST के, और दे रखा है PQ जो R है वो दे रखा है 110। फिर एक और जो दे रखा है RST जो दे रखा है वो दे रखा है 130, और हमसे पूछा है वी फाइंड एंगल QRS। नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि हम ड्रॉ करेंगे RM, तो हम यहां लिखने वाले हैं ड्रॉ RM जो कि पैरेलल होगा किसके, PQ के भी, एंड यही RM जो पैरेलल होगा किसके होगा ST के। ठीक, PQ के पैरेलल और ST के भी पैरेलल। अब क्या करेंगे, तो ध्यान सुनना, सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं भैया ST RM के पैरेलल है, सिंस ST RM के क्या है पैरेलल है, एंड अगर यहां देखा जाए तो SR क्या कर रही है, उसको ट्रांसवर्स कर रही है, SR क्या कर रही है ट्रांसवर्स कर रही है। तो यहां पर देखा जाए तो एंगल इन दोनों का सम कितना होने वाला है 180, मतलब RST प्लस SRM, RST प्लस SRM दोनों का सम कितना होने वाला है 180। RST कितना दे रखा है 130, SRM हमें पता नहीं है, लेकिन हमें तो सर पहले से ही पता चल गया कि 50 है, बट यहां लिखना तो पड़ेगा। तो SRM अपने पास कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, तो SRM जो एंगल है वो आ गया आपके पास कितना आ गया मुन्ना 50। कितना आ गया 50। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि SRM अपना आ गया 50। अब क्या करना है, फिर से PQ पैरेलल RM के, फिर से रीजन देना है कि PQ पैरेलल है किसके RM के, तो अल्टरनेट इंटीरियर मतलब PQR, एंगल PQR इक्वल होगा किसके QRM के, किसके इक्वल होगा QRM के। PQR कितना दे रखा है 110, QRM। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो QRM को मैं QRS प्लस SRM लिख सकता हूं। अरे मुन्ना इन दोनों का सम करेंगे, ये छोटा सा टुकड़ा ये छोटा सा टुकड़ा,
इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा QRM। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे QRS प्लस SRM, दोनों को हमने क्या करके लिख दिया, प्लस करके लिख दिया। अगर यहाँ पर 110 लिखा हुआ है तो जरा ध्यान देखना, QRS हमको क्या करना था फाइंड, SRM कितना दे रखा है 50, 50 प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 110 माइनस कितना हो गया 50 इज इक्वल टू क्या हो गया QRS। बताओ 110 में 50 का कितना बचेगा 60, मतलब QRS जो है वो आपका कितना आ गया है 60। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था बट थोड़ा सा तो घुमा फिरा के देंगे वो, बट जियोमेट्री ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि भैया वन साइडेड बने एंगल का सम कितना होता है 180, जिसको हम भैया वन साइडेड एंगल बोलते हैं। फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा दी हमने, वो भी हमने यूज कर ली, और दोनों प्रॉपर्टीज अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम को समझना, अगर आप डायग्राम समझ जाते हो तो आपका बहुत सारा काम हो जाता है, वो भी बहुत ईजी तरीके से। चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन और बड़ा सिंपल है, इसको हम यहीं पे सोल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा ध्यान सुनना। ए बी पैरेलल है CD के, ए बी पैरेलल है CD के, और APQ कितना दे रखा है 50, PRD कितना दे रखा है 127। आपको फाइंड करना है एक्स और वाई, क्या फाइंड करना है एक्स और वाई। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इतना इजी क्वेश्चन है कि अगर मैक्सिमम टाइम, वैसे तो क्लास में मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम आपके पेपर में है वो इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, फिर भी आप इसको डायग्राम के बेसिस पर और जल्दी सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा, ऑब्जेक्टिव थ्योरी पर अगर पूछा जाए तो आप भी उसको बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। कैसे, जरा ध्यान सुनना। ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, यही ऑब्जेक्टिव पूछा एक्स और वाई फाइंड करो, सिंपल था भैया। ए बी पैरेलल है CD के, इसको क्या नाम देना आपको PQR दे रखा है, ये लो पैरेलल है तो भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, मतलब एक्स किसके इक्वल होगा 50 के, तो देखो एक्स तो 50 के इक्वल हो गया, मतलब पहला तो एंगल आ गया, एक्स कितना हो गया मुन्ना 50, पहला काम तो आपका हो गया। दूसरा आपको फाइंड करना था वाई। सपोज करो कि फिर से दो लाइन पैरेलल है, थर्ड लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, मतलब 50 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 127। तो 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127, 127 में से 50 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा अपने पास वाई, कितना आ जाएगा 77। तो आपका आंसर आ गया भैया वाई कितना आ गया 77। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर तो हम बहुत इजी तरीके से सकते हैं, वही अपने को जो अपन ने समझा है वही हमको फिर से यहाँ पे क्या करना है लिखना है। तो मुन्ना सिंपल सा है कि भैया ए बी पैरेलल दे रखा है किसके CD के, ठीक है सर। अब क्या करना है, APQ दे रखा है, APQ दे रखा है, वो दे रखा है 50, PRD जो दे रखा है वो दे रखा है 127। हमसे पूछा है वी फाइंड X एंड क्या फाइंड करना है अपने को Y। नाउ इसके लिए क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन अब कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो चुका है, डायग्राम हम समझ चुके हैं, वही पूरी पिक्चर यहाँ लिखना है। क्या, सिंस करके ए बी पैरेलल है किसके CD के, ए बी पैरेलल है CD के, तो यहाँ पर जो APQ होगा वो इक्वल होगा किसके PQR के, किसके इक्वल होगा PQR के। APQ कितना दे रखा है 50, तो PQR कितना दे रखा है X, बोले X की वैल्यू आगे कितने आ गई अपने पास 50। दूसरा, पहला काम तो हो गया खत्म, दूसरे के लिए क्या करेंगे, फिर से वापस ए बी पैरेलल है CD के, ए बी पैरेलल है CD के, एंड यहां ट्रांसवर्स का कौन रोल करेगा PR, कौन रोल करने वाला है PR। यहां जो रोल करा था किसने करा था PQ ने, किसने करा था PQ ने, ये ध्यान रखने वाली चीज है। अगर हमें ध्यान है कि भैया APR एंगल APR इक्वल होगा किसके PRD के, किसके इक्वल होगा PRD के, फिर से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करना है। APR क्या है, APR मतलब 50 प्लस वाई, ये हो गया 50 प्लस वाई। PRD कितना दे रखा है 127, y को सेपरेट करेंगे तो 127 माइनस कितना हो जाएगा 50, और जैसे आप y को सेपरेट करोगे मुन्ना आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 77, मतलब y की वैल्यू तो आपके पास आ गई, कितने आ गए भैया 77। लास्ट क्वेश्चन बचा है क्योंकि अपने x और y मतलब क्वेश्चन नंबर 4 तो अपना हो गया, सिंपल है बट अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा मजेदार और बच्चों को थोड़ा सा डराने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप डरेंगे नहीं क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब क्वेश्चन भी क्लियर होने वाला है। अच्छा, इसमें बोल रहा है, जरा ध्यान से पहले क्वेश्चन को सुन लेते हैं। बोल रहा है PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड टू पैरेलल टू ईच अदर, मतलब यहाँ पर PQ और RS लाइन नहीं है, मिरर है। और मिरर जो होता है ना घर में अपन जिसमें अपनी शक्ल देखते हैं, अपने घर में कंघा वगैरह जो अपन तैयार होते हैं, जो अपने सामने मिरर लगा होता है, कांच जो लगा होता है,
उसको हम मिरर बोलते हैं। वो मतलब हमारा प्लेन मिरर है। इसी प्रकार के दो प्लेन मिरर यहाँ पर रखे हुए हैं। सपोज करो कि एक प्लेन मिरर ऊपर है और उसके जस्ट नीचे एक और प्लेन मतलब दूसरा प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर पर आपको क्या करना है, एक टॉर्च लेकर के आना है। उस टॉर्च को यहाँ पे क्या करना है, लाइट को क्या करना है, इंसिडेंट करना है। आपने बचपन में कई बार ऐसा प्रैक्टिकल किया भी होगा, जो आपके घड़ी वगैरह या कहीं पर जो मोटरसाइकिल का जो कांच वगैरह होता है उसको आप क्या करते हो, किसी के फेस पर क्या करते हो, लाइट को इंसिडेंट करवाते हो, उसको घुमा फिरा करके। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जब दो पैरेलल मिरर है उस पर आप जैसे यहाँ पर एक लाइट टॉर्च इंसिडेंट करोगे तो ए बी जो है वो इंसिडेंट रोल करेगी, और जैसे इंसिडेंट होगी वो फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर इंसिडेंट होगी और फिर रिफ्लेक्ट होगी। क्वेश्चन सुनना, अन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर पी क्यू। ए बी स्ट्राइक कर रही है पी क्यू से, टकरा रही है पी क्यू एट बी, ये बी पर। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स बी सी, किधर जा रही है, बी सी वाले रास्ते पर जा रही है। एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस, किससे टकरा रही है, आर एस से टकरा रही है। सी पर, कहां पर, सी पर। रिफ्लेक्टेड ब्लैक बैक अलोंग सी डी, वापिस से रिफ्लेक्ट होती सी डी वाली डायरेक्शन में। आपको प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। आपको क्या प्रूफ करना है, ए बी पैरेलल है सी डी के। इसके लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बड़ा इजी और समझदार है कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो मिरर दे रखे हैं, दो प्लेन मिरर दे रखे हैं। एक दे रखा है अपने पास ए बी, ये दे रखा है, नहीं पी क्यू मिरर दे रखा है, क्या दे रखा है, पी क्यू। और एक जो है वो दे रखा है अपने पास पी क्यू, और एक जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, आर एस। और यहां पर ये क्या है, मिरर है। मिरर मतलब एक साइड से प्लेन है, उसको पॉलिश कर दो। ये हमने भी क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है। अब यहां जो वो बोल रहा है कि भैया ए बी स्ट्राइक होगी पी क्यू पर, फिर वहां से फिर मूव करेगी बी सी पर, और फिर मूव होगी किसमें, सी डी में। तो अगर हम इसको नाम दे दें कि ये हो गया अपना ए बी, ये क्या हो गया ए बी, और ये जो है वो क्या हो जाएगा अपने पास सी डी, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। पैरेलल तभी होगा जब उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे मुन्ना, इक्वल। समझ गया ना, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तभी क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको हम लिख देते हैं गिवन दैट। हमें पता है कि भैया पी क्यू एंड आर एस अपने पास क्या है, टू मिरर है। क्या है अपने पास, दो मिरर है। और जब मिरर है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी है, मतलब पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। हमें प्रूफ करना है, वी प्रूव दैट हमें प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक चीज तो समझ में आएगा कि भैया जो ए बी है वो इंसिडेंट है, बी सी रिफ्लेक्टेड है। वही बी सी सी डी आर एस के लिए इंसिडेंट का काम करेगी, और फिर यहां से क्या होने वाली है, सी डी रिफ्लेक्ट। तो थोड़ा सा ध्यान देना, हम यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करने वाले हैं। आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में नहीं सुना हो तो आप इस क्वेश्चन के अंदर उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मुझे जहां तक ध्यान है शायद आपने 8th क्लास में उसको कहीं ना कहीं देखा होगा या थोड़ा बहुत समझा भी होगा। तो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये बोलता है कि भैया आपका जो प्लेन मिरर होता है, जो आपका प्लेन मिरर होता है, उस प्लेन मिरर पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट की जाए, जैसे लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो वो जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है, आप एंगल मेजर भी कर सकते हो, उसी एंगल से वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। मतलब उसी एंगल से वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। सर वो कहां से मेजर करेंगे, क्या एंगल इधर से मेजर करेंगे, नहीं। मैक्सिमम बच्चे जो गलती करते हैं वो यही गलती करते हैं। एंगल जो मेजर होता है वो होता है उसके नॉर्मल से, मतलब जिस पॉइंट पे आप इंसिडेंट करवाओगे लाइट को, उस पॉइंट पर एक नॉर्मल सपोज किया जाता है। उस नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच का जो ये एंगल होता है, ये इसके रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होता है, इक्वल। मतलब ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, इक्वल। अगर ये इंसिडेंट रे है और ये अपनी कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये अपना कौन सा है, नॉर्मल, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों कैसे होते हैं, इक्वल। मतलब इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 सपोज कर लो, तो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे होने वाले हैं अपने पास, इक्वल। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक सबसे पहला और सबसे सिंपल सा रूल है कि भैया एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाले रूल से। वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला रूल हमको यहां पर क्या करना है, क्वेश्चन में यूज करना है कि अगर मैं यहां पर एक नॉर्मल सपोज कर लू, बी से परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, ध्यान रखना, और सी पर भी एक नॉर्मल सपोज कर लेता हूं, तो इसको अपन नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बी एम और इसको नाम दे देते हैं सी एन। तो मतलब बी एम भी पी क्यू पर परपेंडिकुलर हो गया, सी एन भी आर एस पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बी एम और सी एन दो नॉर्मल हो गए। तो अपन यहां पे ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ बी एम एंड सी एन
आर क्या हो जाएंगे अपने पास, नॉर्मल। नॉर्मल है मतलब बी एम परपेंडिकुलर है किस पर, पी क्यू पर, एंड आर एस जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, सॉरी जो सी एन है वो परपेंडिकुलर है किस पर, आर एस पर। बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, सी एन परपेंडिकुलर है आर एस पर। अब क्या करेंगे, तो जरा ध्यान सुनना, अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब बी एम जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, सी एन के, क्योंकि दोनों 90 पर जा रहे हैं, मतलब बी एम और सी एन कैसे होने वाले हैं, पैरेलल। अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि ये 1 ये 2 ये 3 और ये क्या होने वाला है 4, तो अगर दो लाइन पैरेलल जा रही है, बी एम सी एन के पैरेलल जा रहा है, देखो इस टाइप से पैरेलल जा रहा है, थर्ड लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, इक्वल। मतलब एंगल 2 और एंगल 3 कैसे होने वाला है, इक्वल। मतलब एंगल 2 और एंगल 3 कैसे होने वाला है, इक्वल, जो कि हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या नाम दे सकते हैं, फर्स्ट। क्या नाम दे सकते हैं, फर्स्ट। क्या नाम दे दिया अपन ने इसको, फर्स्ट। अब यहां जरा ध्यान सुनना, हम यहां पर यूज करने वाले हैं एंड करके बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या यूज करने वाले हैं हम यहां पर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अभी हमने समझ के आया कि भैया नॉर्मल से इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों कैसे होने वाले, इक्वल। मतलब एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल। इक्वेशन नंबर में क्या नाम दे देता हूं उसको, 2। एंगल 3 और 4 भी कैसा होगा, इक्वल। एंगल 3 और 4 भी कैसा होगा, इक्वल। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3। किससे किया भैया, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि भैया 1 2 के इक्वल है और 3 किसके इक्वल है, 4 के। सर अब क्या करेंगे, तो अब तो मुन्ना क्वेश्चन ही होने वाला है, ध्यान से देखो। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, बट हमने बताया कि 2 और 3 भी इक्वल है, मतलब ये और ये भी इक्वल है। तो जब 2 और 3 इक्वल है तो बताओ 1 और 4 भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियसली बात है भैया होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये भी आपस में इक्वल हो गए, तो मतलब 1 और 4 भी इक्वल होने वाले हैं। तो हम बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 4 भी कैसे होने वाले, इक्वल। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या नाम देने वाला हूं, 4। आपको एक सिंपल सा काम करना है, एंगल 4 को, सॉरी इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 से ऐड कर दो। तो जैसे आप यहां पर ऐड करोगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4, तो देखो 2 3 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है। एलएचएस में एलएचएस को प्लस करूंगा, मतलब 1 को प्लस करूंगा 2 से, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 3 को प्लस करूंगा 4 से, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4। जरा ध्यान से देखो, तो अब यहां समझने वाली बात है कि 1 और 2 को हमने प्लस कर दिया तो क्या बन जाएगा, एबीसी। मैंने अगर 1 और 2 को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, एबीसी। तो ये हो गया आपके पास एंगल एबीसी इज इक्वल टू 3 और 4 को ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, बीसीडी। तो ये बन गया आपके पास एंगल बीसीडी। देखो जरा ध्यान से और समझो, मैंने आपसे कहा था कि एबीसीडी के अगर आपको पैरेलल बताना है ना, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे करने होंगे, इक्वल। तो यहां पर देखो एबीसी इक्वल हो गया किसके, बीसीडी के। एबीसी इक्वल हो गया बीसीडी के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो हम लिख सकते हैं बाय अल्टरनेट इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी से, AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से एबीसी बीसीडी का अगर इक्वल है, मतलब AB पैरेलल होगा किसके, CD के। AB पैरेलल होगा किसके, CD के। यही आपको क्या करना था, प्रूफ, और ये आपने मुन्ना प्रूफ कर दिया। सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। अगर ये आपको ध्यान है अच्छे से तो आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी वे में हो जाएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस प्रकार से जो हमारी 6.2 है वो एक्सरसाइज पूरी क्या होती है मुन्ना, खत्म। तो आपका जो 6 चैप्टर है लाइंस और एंगल वाला, बड़ा मजेदार है और समझने वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो कि होने वाला 7, और बड़ा मजेदार तरीके से मैं उसको लेकर के आने वाला हूं आपके बीच। जय हिंद, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।